हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th इतिहास का हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस में कैसे राजतंत्र का पतन हुआ और गणतंत्र का गठन हुआ। फ्रांस में लुई 16 नाम का राजा था और उसके खिलाफ वहाँ की तृतीय स्टेट के लोगों ने एक क्लब बनाया, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब के सदस्य प्रमुख रूप से समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंध रखते थे, जैसे दैनिक मजदूरी करने वाले, कामगार, दुकानदार, चमड़े का काम करने वाले, दस्तकार, पेस्ट्री, खानश्यामा, छापे खाने वाले, घड़ी बनाने वाले, नौकर आदि। रोबेस्क्वेर जैकोबिन क्लब का नेता था, जिसके नेतृत्व में यह क्लब बना। अब फ्रांस की क्रांति में जब रोबेस्पियर की सरकार बनी तो फ्रांस में सन 1793 से सन 1794 के समय को भी आतंक का साम्राज्य कहा गया, क्योंकि इस अवधि में रोबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण और सदा की नीति का ही अनुसरण किया। उसकी दृष्टि में जिसने भी गणतंत्र का विरोध किया उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और रोबेस्पियर सरकार के पतन के बाद कैसे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया, ये भी मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था। और अब शुरू होता है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का युग। इसका जो पहला हेडिंग है वो है सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान घटित घटनाओं ने फ्रांस के साथ साथ सारे विश्व के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों को एक नई दशा प्रदान की। देखिए, जब भी किसी देश में परिवर्तन होता है, वहाँ की राजशाही में परिवर्तन होता है, तो एक नया समाज बनता है, समाज पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। समाज में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। हमने देखा है हमारे देश में ही नई नई सरकारें आती हैं और समाज पर उनका भी अलग अलग तरीके से प्रभाव देखा जाता है। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप और एशिया सहित विश्व के अलग अलग हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों और शासन व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा होने लगी। इन्हीं चर्चाओं ने यूरोप और रूस में समाजवाद से संबंधित नए विचारों के उद्भव की एक भूमिका तैयार की। यूरोप में सभी लोग संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। परिवर्तन पर सभी के विचार अलग अलग थे, फिर भी अधिकांश लोग परिवर्तन के पक्षधर थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह परिवर्तन धीरे धीरे हो। परिवर्तन चाहने वालों में कुछ उदारवादी, कुछ रूढ़िवादी और कुछ आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल थे। अब ये 3 शब्द बोले हैं मैंने, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इनका मतलब समझिए। सबसे पहले उदारवादी। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधरों में एक समूह है उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र के समर्थक थे जहां सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान मिले। उसी समय में यूरोप के सभी देशों में एक धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, तो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की सरकारें कैथोलिक चर्च की समर्थक थी। यह बात उदारवादियों के विचारों की विपरीत थी। जब सरकार ही एक धर्म विशेष को समर्थन करती है तो वहाँ पर उदारवादी विचारधारा के लोगों का उदय होना एक स्वाभाविक है। उदारवादी वंश परंपरा पर आधारित शासकों की निरंकुश सत्ता के भी विरुद्ध थे। उनकी दृष्टि में सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने अथवा छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उदारवादी प्रतिनिधित्व आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों व अधिकारों के प्रभाव से स्वतंत्र हो और एक प्रशिक्षित न्यायपालिका कानूनों को शासन से लागू
करवाने में सक्षम हो। अब आता है रेडिकल समूह है। रेडिकल समूह के अंतर्गत आने वाले लोग ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो जनता के बहुमत के समर्थन से बनी हो। ये महिलाओं को मताधिकार देने के भी समर्थक थे। ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारियों के विरुद्ध थे। रेडिकल निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, किंतु केवल कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति के केंद्रीयकरण का विरोध अवश्य करते थे। रूढ़िवादी समूह के लोग रेडिकल व उदारवादी दोनों के विरुद्ध थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी इस परिवर्तन की आवश्यकताओं को स्वीकार करने लगे थे, परंतु 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी सामान्यतः परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, किंतु 19वीं शताब्दी आते आते ये मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए, अतीत का भी सम्मान किया जाए। ये परिवर्तन की मंद गति के पक्ष में थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न राजनीतिक हलचल के समय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित ये तीनों विचार उदारवाद, रेडिकलिज्म, रूढ़िवाद के मध्य गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। 19वीं शताब्दी में क्रांति एवं राष्ट्रीय रूपांतरण के विभिन्न प्रयासों ने समस्त वादों की सीमाओं और संभावनाओं को पूरी तरह से स्पर्श कर दिया। अब उसके बाद अगला हेडिंग आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यूरोप के समाज में मौजूद समूह उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी की राजनीतिक रुचि एक नए युग का सूचक थी। जब इस तरह तरह के विचार जन्म ले रहे थे तो वो क्या सिंबल बना कि कोई ना कोई राजनीतिक परिवर्तन होगा। यह समय सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का था। इस समय नए नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी एवं रेलवे का अधिक विस्तार हो चुका था। औद्योगिकीकरण के कारण स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों सभी को कारखानों में काम करना पड़ता था। काम के घंटे बहुत अधिक होते थे और पारिश्रमिक बहुत कम मिलता था। समाज में बेरोजगारी थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी होने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तीव्र तेजी से बसते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप आवास की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ साफ सफाई का काम भी कठिन होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। उदारवादी और रेडिकल समूह की सामाजिक स्थिति, ये वाला हेडिंग है नेक्स्ट। उसी समय लगभग सभी उद्योग निजी स्वामित्व में थे, मतलब उसका मालिक एक प्राइवेट व्यक्तिगत तौर से होता था। रेडिकल समूह के बहुत से व्यक्तियों एवं उदारवादियों के पास अधिक संपत्ति थी। इनके यहाँ बहुत से लोग नौकरी करते थे। उदारवादियों एवं रेडिकल समूह के लोगों ने औद्योगिक क्रियाओं और व्यापार के द्वारा संपदा अर्जित कर ली थी, इसलिए चाहते थे कि व्यवसाय गतिविधियों और औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। इनका मानना था कि श्रमिक स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ लिया जा सकता है। उदारवादी और रेडिकल जन्म से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों के विरोधी थे। व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनकी गहरी निष्ठा थी। इनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए जाएं और जिनके पास पूंजी उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का अवसर मिले तो समाज प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उदारवादी और रेडिकल समूह की चरम स्थिति, ये हेडिंग है। सन 1815 में यूरोप में जिस तरह की सरकार बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मन और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयत्न करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के द्वारा ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकें। सन 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़नी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। भारत के साथ साथ विश्व भर के राष्ट्रवादी सोच के लोग मैज़नी की कृतियों या रचनाओं को पढ़कर प्रेरणा लेते थे।
अब गिसेप्पे मेज़नी कौन था? इसका जन्म इटली के जिनेवा में सन 1805 में हुआ था। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेज़नी को आधुनिक इटली का जन्मदाता कहा जाता है। कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर मेज़नी ने अपने कार्यों की शुरुआत की। आगे चलकर यह गैरीबाल्डी की स्वयंसेवक सेना का सैनिक बन गया। अलग अलग विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मेज़नी ने जीवन का अधिकांश समय निर्वासन में बिताया। इंग्लैंड जाते समय रास्ते में ठंड लग जाने के कारण 10 मार्च 1872 को इसकी मृत्यु होगी। इसकी शव यात्रा में सम्मान प्रकट करने के लिए 80,000 लोग सम्मिलित हुए थे। अब देखिए अगला टॉपिक है यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनः निर्माण में जिन विचारधाराओं ने योगदान दिया उन सब में सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में जाना पहचाना विचार बन गया था। समाजवादियों का क्या दृष्टिकोण होता है ये समझिए। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व यानी मालिकाना हक को ठीक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही समस्त समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों का तर्क यह था कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति है वे दूसरों को रोजगार तो देते हैं, किंतु मूल समस्या यह है कि धनवान व्यक्ति को केवल अपने लाभ से ही सरोकार रहता है। वो अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, वे उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, अर्थात मजदूर। इस समस्या का समाधान समाजवादियों ने यह सुझाया कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाज का नियंत्रण होने से साझा अथवा सामूहिक सामाजिक हितों पर अच्छी तरह ध्यान जा सकता है। ऐसे परिवर्तन के लिए समाजवादियों ने सामाजिक अभियान चलाया। उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉक की क्या भूमिका थी, अब ये देखिए। अब तक के सामाजिक परिवर्तनों से असंतुष्ट समाजवादियों के पास भविष्य की पूरी तरह अलग दृष्टि थी। इनमें से कुछ की ही सामूहिक उद्यम अर्थात कोऑपरेटिव के विचार में रुचि थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका के इंडियाना नामक स्थान पर नया समन्वय यानी न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए प्रकार के समुदाय की रचना का प्रयत्न किया। कुछ समाजवादी यह मानते थे कि केवल व्यक्तिगत प्रयास से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, मतलब मिलजुल कर खेती करें। फ्रांस के लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार को पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलजुल कर वस्तुएं बनाते थे और लाभ को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के अनुपात में परस्पर बांट दिया करते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के तर्क। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद से संबंधित कई तर्क पेश किए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी गई पूंजी पर पूंजीवादियों का स्वामित्व होता है। पूंजीवादियों को लाभ श्रमिकों के माध्यम से होता है। मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक पूंजीवादी केवल अपने लाभ के लिए पूंजी का संचय करते रहेंगे तब तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था अथवा शासन को तहस नहस करना होगा। मार्क्स का विचार था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से आज़ाद कराने के लिए श्रमिकों को एक पूरी तरह अलग प्रकार का समाज बनाना होगा जिससे पूरी संपत्ति पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। इस प्रकार के समाज को मार्क्स ने साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट कहा। मार्क्स को पूरा विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष के अंत में जीत श्रमिकों की होगी। मार्क्स की दृष्टि में भविष्य का समाज साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट ही होगा। पूंजीवादी का मतलब देखिए, पूंजीवादी के सिद्धांत को मानने वाले पूंजीवादी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। व्यापक अर्थ में यह एक ऐसी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उद्योगों का नियंत्रण राज्य के हाथों में न होकर निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। निजी संपत्ति के विषय में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच में दो अंतर हैं। पूंजीवादी विचारधारा
इसमें दो विशेषताओं समझिए। नंबर 1, पूंजीवादी विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। नंबर 2, पूंजीवादी विचारधारा के लोग यह भी मानते हैं कि संपत्ति से जो भी लाभ मिलेगा वह संपूर्ण लाभ संपत्ति के स्वामी का होगा। समाजवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। नंबर 2, समाजवादी विचारधारा के लोग यह भी मानते थे कि लाभ श्रमिकों के परिश्रम का फल है, तो लाभ में से एक भाग श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। अब अगला टॉपिक आता है समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 के दशक के शुरुआत में समाजवादी विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गया। अपने प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के समाजवादियों द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन कर लिया। इंग्लैंड और जर्मनी के श्रमिकों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाया। संकट के समय अपने सदस्यों की सहायता के लिए इन संगठनों ने कोष बनाए, काम के घंटों में कमी तथा मत के अधिकार की मांग करना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के रिश्ते बहुत गहरे थे। श्रमिक संगठन संसदीय चुनावों में पार्टी की मदद भी करते थे। सन 1905 के दौरान ब्रिटेन के समाजवादियों व ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। इस प्रकार फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। समाज में समाजवादी प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन यूरोप में सन 1914 तक समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। यद्यपि संसदीय राजनीति में समाजवादियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत रहे थे। इन्होंने कानून बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल समूहों का ही निर्णायक प्रभाव पड़ गया था। तो आज इस चैप्टर के टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके पार्ट सेकंड में बताएंगे। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।